सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 25। दादाजी के सवाल पर अभिमान कुछ न कह सका, लेकिन तभी पीछे से प्रकाश ने कहा, मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं। प्रकाश की बात सुनकर अभिमन्यु बोल पड़ा, तुम्हारी औकात है दादाजी के सामने बोलने की? तो तुम हो कौन आखिर? तुम शायद भूल रहे हो किसके सामने खड़े हो, और हमारे बराबर खड़ा होने तक की औकात नहीं है तुम्हारी। अभिमन्यु प्रकाश से आंखें मिलाकर बातें कर रहा है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे डराने की कोशिश कर रहा है। तभी दादाजी ने अभिमन्यु को डांटते हुए कहा, ये क्या बकवास है अभिमन्यु, सामने से हटो। क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? किस तरह से बात कर रहे हो तुम? प्रकाश, तुम जो कुछ जानते हो हमें बताओ। प्रकाश ने दादाजी के कहने पर बोलना शुरू किया और अभिमन्यु की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जो साहब हैं, इनका कभी किडनैप नहीं हुआ था। असल में तो इन्होंने खुद ही अपने किडनैप होने की झूठी खबर फैलाई थी और 2 दिन के लिए कहीं छुप कर बैठ गए थे। प्रकाश की बातें सुनकर पार्टी में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। दादाजी की आंखों में एक चमक आ गई, मानो जैसे ये सब कुछ जानकर उन्हें खुशी हुई हो। दादाजी ने प्रकाश से कहा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करें? प्रकाश ने अपना फोन निकाला और एक चैट दिखाई। ये वही चैट थी जो प्रकाश ने अभिमन्यु के बॉडीगार्ड से की थी। प्रकाश ने आगे बताया, जब संपत सेठ ने मुझे बताया कि ये साहब दिल्ली आने वाले हैं, तो मैं भी इनसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो गया, क्योंकि संपत सेठ के मुंह से सिंघानिया ग्रुप के वारिस के बारे में बहुत कुछ सुना था। इसीलिए मैं भी एयरपोर्ट गया इन्हें देखने के लिए। लेकिन संपत सेठ को इस बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था। मुझे सही गेट का मालूम नहीं था, तो मैं गलत गेट के पास जा पहुंचा। लेकिन फिर इन साहब को मैंने वहां से बाहर निकलते हुए देखा। संपत सेठ तो वहां नहीं थे। फिर ये साहब अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। दादाजी ने आगे पूछा, लेकिन फिर तुम इनसे कहां मिले? प्रकाश ने जवाब दिया, अगले दिन मैंने जब खबर सुनी कि इन साहब का किडनैप हो गया है, तो मैंने सोचा संपत सेठ को जाकर बता दूं कि मैंने इन्हें एयरपोर्ट पे देखा था। उसके बाद ही हो सकता है इनका किडनैप हुआ हो। संपत सेठ इन्हें ढूंढ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं संपत सेठ के पास जाने के लिए निकल गया, लेकिन फिर रास्ते में मुझे ये साहब मिल गए, एक गाड़ी में बैठे हुए। मैंने जब इनकी गाड़ी का पीछा किया तो पता चला कि वो ना तो किसी होटल जा रहे थे, ना ही घर, बल्कि एक कारखाने में जा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। प्रकाश ने आगे कहा, कारखाना तो वैसे खैर इनके लिए ही था, वो मेरे लिए तो आलीशान घर जैसा लग रहा था। सारी सुख सुविधाएं थी उसमें। वहीं मैंने इन साहब को बात करते हुए सुन लिया। इन्होंने अपनी ही किडनैपिंग का झूठा नाटक किया, अभिमान साहब को फंसाने के लिए। उसके बाद मैंने किसी तरीके से इनके बॉडीगार्ड का कांटेक्ट निकाला। मैंने सोचा अच्छी खासी डील कर सकूंगा। मैंने वीडियो भी बनाई थी और इनको ब्लैकमेल करने का भी सोचा था, पर फिर बाद में इन्होंने पैसों का लालच देकर वो वीडियो भी डिलीट करवा दी और मुझसे कहा अभिमान साहब के खिलाफ गवाही दे दो। पैसों का लालच था, मैं भी राजी हो गया। प्रकाश ने अभिमन्यु के खिलाफ सारी बातें बता दी। अभिमन्यु के चेहरे का रंग उड़ चुका है। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने अभिमन्यु की तरफ देखा और उसकी ओर बढ़े। उन्होंने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। प्रकाश की बातें सुनकर शैली को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे अब यकीन हो गया कि अभिमान बेगुनाह है। अभिमान ने अब जाकर राहत की सांस ली। शालिनी जोर जोर से रोने लगी। रोनिता ने शालिनी से पूछा, अब रोकर किसको धोखा देना चाहती हो? अभिमान ने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने उसकी मदद का ये सिला दिया। पता नहीं किसका बच्चा पेट में लेकर आ गई हो और अभिमान पर इल्जाम लगा दिया। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अपने हस्बैंड की मौत के बाद अच्छा खासा रास रचाया है तुमने। शालिनी रोनिता की किसी बात पर कोई जवाब नहीं दे रही है। वो सिर्फ रोई जा रही है।
तभी अभिमान ने रोनिता को टोका और शालिनी की तरफ बढ़कर उससे कहा, ये बच्चा किसका है शालिनी? क्या किसी ने तुम्हें धोखा दिया है? डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे बताओ। शालिनी ने कुछ नहीं कहा, मगर प्रशांत ने पीछे से कहा, ये मेरा बच्चा है साहब। आपको पता नहीं, मैंने शालिनी से पिछले साल ही शादी कर ली थी। मैंने शालिनी से कुछ वक्त पहले ही शादी की है। वो इसका अकेलापन मुझसे देखा नहीं गया। आपने भी शालिनी से मिलना बंद कर दिया था, खर्चा देना बंद कर दिया था। ये बेचारी तो अकेली पड़ गई थी, भूखी मर रही थी। जब मैं इसकी मदद करता तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते। इसीलिए एक दिन मैंने इसके साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली। जब आप एनडी साहब के घर मिले तो उसी दिन मैंने सोचा आपको बताऊं, लेकिन फिर चुप रहा। ये सुनकर अभिमान की आंखें शर्म से झुक गई। उसे लगा कि शालिनी की जिम्मेदारी वो सही से नहीं निभा पाए। अभिमान ने गिल्ट में शालिनी के सर पर हाथ फेरा और उसे गले से लगा लिया। शालिनी अभिमान के गले लगकर फूट फूट कर रोई और अभिमान से अपने किए के लिए माफी भी मांगी। दादाजी ने शालिनी से पूछा, बेटा तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? तुम अगर अभिमान को पहले से जानती हो और अभिमान तुम्हें बहनों की तरह मानता है, फिर उस पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगाया तुमने? दादाजी के सवाल पर भी शालिनी कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन फिर प्रकाश ने कहा, साहब मैं पिछले कई दिनों से छुपता फिर रहा था और इससे भी नहीं मिल पाया। ये बहुत ज्यादा डर गई। मेरी तलाश में ये अभिमन्यु साहब से जा टकराई और जब अभिमन्यु साहब को ये मालूम हुआ कि ये मेरी बीवी है तो इसको उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने अभिमान के खिलाफ ये सब कुछ ड्रामा नहीं रचाया तो वो मुझे और हमारे होने वाले बच्चे को मार देंगे। प्रकाश की बातों ने अभिमान के तन बदन में आग लगा दी। अभिमान शालिनी को अपनी बहनों की तरह मानता है। उसे जब अभिमन्यु की इस करतूत के बारे में मालूम हुआ तो अभिमान ने अभिमन्यु को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शैली और पूरा भल्ला परिवार हैरान रह गए। तभी शैली की दादी मां आगे बढ़ी और कहा, मिस्टर रुद्र सिंघानिया, अभिमान आपके एक लौते पोते को थप्पड़ मार रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। हाँ, अमीरजादों के बच्चे तो ऐसी छोटी मोटी शैतानियां करते ही रहते हैं, इसमें नई बात क्या है? लेकिन इस तौकोड़े के अभिमान को आपने इजाजत कैसे दी सिंघानिया ग्रुप के वारिस पर हाथ उठाने की? मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने शैली की दादी मां की तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, ये मेरा पोता हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सिंघानियास का खून और संस्कार दोनों नहीं है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं रुद्र सिंघानिया आज आप सभी के सामने ये ऐलान करता हूं कि सिंघानिया ग्रुप का अभिमन्यु नाम के किसी भी शख्स से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर रुद्र सिंघानिया की बातें सुनकर सब चौंक गए। शैली की दादी मां ने जवाब दिया, ये आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर रुद्र सिंघानिया, आप अपने पोते को खुद से अलग कैसे कर सकते हैं? शैली की दादी के सवाल पर मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने जवाब दिया, नहीं मिसेस भल्ला, ये मेरा पोता नहीं है। ये तो सिंघानियास के टुकड़ों पर पलने वाला एक मामूली सा मैनेजर है, जिसे हमने हमेशा ही घर का सदस्य समझा था। कुछ वक्त के लिए हमने इसे सिंघानिया ग्रुप का वारिस क्या बनाया? ये तो अपनी औकात ही भूल गया। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने अभिमन्यु की तरफ कदम बढ़ाए और कहा, तुम्हें क्या लगा मैं सब कुछ भूल गया हूं या तुम्हारी हरकतों का मुझे कुछ पता नहीं? मैंने भले ही अभिमान को पहचानने से इनकार किया, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूला था कि तुम हमारे कुछ नहीं लगते। सिंघानियास के साथ तुम्हारा कोई नाता नहीं है। बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि तुम्हें असली तुम्हारी औकात बता सकूं। मिस्टर रुद्र सिंघानिया की बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। रुद्र सिंघानिया ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। पुलिस का नाम सुनकर अभिमन्यु के पसीने छूट गए और वो मिस्टर रुद्र सिंघानिया के पैरों में पड़ गए।
और कहने लगा, नहीं नहीं दादाजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं इतने सालों से आपकी खिदमत करते आया हूँ, आपको दादा मानता हूँ। मैं अपनी सारी गलतियां सुधारने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे चाहे तो जो सजा दे, लेकिन पुलिस को ना बुलाएं, मुझे पुलिस के हवाले ना करें। अभिमन्यु ने मिस्टर रुद्र सिंघानिया के पैरों पर पड़कर बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ गई और अभिमन्यु को लेकर चली गई। अभिमन्यु के जाने के बाद शैली की दादी मां ने आगे बढ़कर मिस्टर रुद्र सिंघानिया से पूछा, अगर अभिमन्यु सिंघानिया ग्रुप का वारिस नहीं है तो फिर कौन है? आखिर कौन है सिंघानिया ग्रुप का नया सीईओ? मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने हल्की सी मुस्कान दी और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव ऑल योर अटेंशन प्लीज। मीट माई ग्रैंडसन एंड द न्यू सीईओ ऑफ सिंघानिया ग्रुप, अभिमान सिंघानिया। अभिमान का नाम सुनकर पूरा भल्ला परिवार चौंक गया। पार्टी में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। हर कोई अभिमान के लिए ताली बजा रहा है। रोनिता भी खुशी से उछल पड़ी, लेकिन शैली और अभिमान एक दूसरे को टुकटुकी लगाए देख रहे हैं। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने अभिमान को गले से लगाया और कहा, आई एम सो सॉरी माय बॉय। इतने दिनों तक मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ये सब जरूरी समझता हूं। अभिमन्यु ने इन दिनों जो कुछ किया मुझे सब मालूम था, और जैसे ही मालूम हुआ मैं यहां दौड़ा चला आया तुमसे मिलने के लिए। दिल्ली आते ही तुमसे मिलना चाहता था और दुनिया को बताना चाहता था कि तुम मेरे पोते हो, सिंघानिया ग्रुप के वारिस हो। लेकिन फिर तुम्हें अपने लिए इस तरह से स्ट्रांगली लड़ते देखकर मैंने सोचा कि तुम्हें ये जंग अपने बलबूते पर जीतने दी जाए, सिंघानिया ग्रुप के नाम पर नहीं। और देखो, तुमने कर दिखाया। अभिमान को दादाजी से जो भी शिकायत थी वो सब दूर हो गई, और उसने भी दादाजी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। दादाजी ने अभिमान से कहा, अब तुम और शैली भी अपने बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर लो। दादाजी की बातें सुनकर रोनिता की हंसी अचानक से गायब हो गई। शैली की दादी मां ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए शैली की तरफ देखा और कहा, हाँ हाँ बेटा, शैली तुम भी अभिमान से अपने किए के लिए माफी मांगो और बंद करो ये लड़ाई। दादी मां के तेवर जान